हेलो। हम्म। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, होमवर्क कर लिया था दोनों ने? जी। जी। ठीक है। अच्छा, आज हम जो है वो नया वो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। उससे पहले भी जो कल हमारा रह गया था थोड़ा सा, उसका लेके चल रही हूँ। ठीक है। असल में बेसिकली जो है वो हम लोग किस चीज़ पे थे, मुझे देखने में, हम मेजरमेंट में थे। सही है, ग्लूकोज मेजरमेंट किस तरह से करनी है। तो एक मिनट। जैसे कि आप जो बेसिकली ये सबको पता है कॉमन के, दो तरह से जो है वो ग्लूकोज जो है वो आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं बॉडी के अंदर अपनी, या किसी भी पेशेंट के जैसे यूरिन सैंपल लेके आप यूरिन के ज़रिए जो है वो जो ग्लूकोज मेजरमेंट कर सकते हैं यूरिन के अंदर की, और बाकी जो है वो ब्लड सैंपल लेके आप ब्लड ग्लूकोज जो है वो उसकी मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जैसे कि इसमें होता क्या है कि हमारे पास जब एक टेस्ट स्ट्रिप है आपके पास यहाँ पे, एक रेप्सी डायग्राम। तो क्या होता है इसमें, ये बेसिकली इट्स अ पीस ऑफ अ पेपर है ना, पैड। ये हमारे पास ये पैड है और ये हमारे पास पीस ऑफ अ पेपर है। सही है। अब हम दो। क्या आप ड्रॉ कर रही हैं? हेलो। हाँ। क्या आप ड्रॉ कर रही हैं? हाँ, शेयर नहीं हो रहा। सही 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 सही, वेट वेट वेट, ओके। अब शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? ये हो रही है। शो हो गई। जैसे मैंने ये कवार सी डायग्राम बनाई थी वैसे थी। मैं यहाँ पे कह रही थी कि हमारे पास जैसे एक हमने टेस्ट स्ट्रिप ली। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक पीस ऑफ पेपर है, फिर उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे ये पैड होता है। सही है, ये हमारे पास पैड है और टेस्ट स्ट्रिप का ये पेपर है। सही है। अब हमने दो पेशेंट के जो हैं वो यूरिन सैंपल ले लिए। जैसे कि ये पेशेंट ए है हमारे पास, उसका ये यूरिन का सैंपल है, और ये हमारे पास है पेशेंट बी, ये हमारे पास उसका यूरिन का सैंपल आ गया। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अगर हमने पेशेंट ए के जो है उसमें यूरिन में हमने जैसे टेस्ट स्ट्रिप जो है वो उसको डिप कर दिया, पैड का जो एरिया है वो डिप हो गया। अब उसका हम देखेंगे बाद में कुछ सेकंड्स के बाद उसका जो कलर अगर जैसे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे मैं ये इसका वापस वही बना रही हूँ कि ये जो ब्लू कलर जो मैंने बनाया था पैड का, वो उसका सेम वही है। ठीक है। लेकिन हमने पेशेंट बी में अगर जैसे हम टेस्ट स्ट्रिप जो है वो डिप करते हैं इसमें उसके यूरिन में, तो कुछ सेकंड बाद जो है वो उसका जो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये मैंने जस्ट रफ सी डायग्राम बना रही हूँ कि ये जैसे मतलब एक ये पैड का जो कलर है ना वो चेंज कर देता है, कि उसके वो इंडिकेट कर रहा होता है दैट ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन। सही है। अब वो होता क्या है, किस वजह से उसका कलर चेंज हो रहा होता है। बेसिकली ये जो पैड है ना आपके पास, इट कंटेन्स इट कंटेन्स इमोबलाइज इंजाइम्स। उसके पास जो है वो इंजाइम्स होते हैं। मैं इसमें लिखने में नहीं जा रही है, बहुत ख़राब राइटिंग होती है, फिर वो हो जाता है। ठीक है। हमारे पास बेसिकली जो है वो एंजाइम्स होते हैं इमोबलाइज। ठीक है। और फिर जो कि एंजाइम्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ये लिख लेते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, और दूसरा होता है हमारे पास पेरोक्साइड। ठीक है। और सेकंड जो है वो हमारे पास जो चीज़ होती है होता है कलरलेस केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, जिसको कहते हैं क्रोमोजन। ठीक है। केमिकल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रोमोजन। उस केमिकल का नाम है। अब होता क्या है, ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है, आउच,
ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ना वो उसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर और ग्लूकोनिक एसिड और ब्रेक डाउन करके ना जब यूरिन के अंदर डिप करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन ग्लूकोनिक एसिड और वाटर के अंदर वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज हमने जो है इसके अंदर वो ग्लूकोज जो होता है उसका वो किसके अंदर कन्वर्ट कर जाता है, ऑक्सीजन से मिलने के बाद यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ग्लूकोनिक एसिड और फिर हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गई। अब होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है और वो जो है उसके क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास आती है और उसके बाद एक क्रोमोजन है हमारे पास। जब वो दोनों मिलते हैं आपस में, यहाँ हमारे पास क्रोमोजन था और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, सही है, तो हमारे पास क्या होता है, ये पेरोक्सीडेज की जो है प्रेजेंस में ना, ये पेरोक्सीडेज हमारे पास जो दूसरा एंजाइम था इसकी प्रेजेंस में ये क्या काम होता है कि जो ऑक्सीडाइज क्रोमोजन जो है ना और वाटर जो है ना वो हमारे पास बाई प्रोडक्ट मिलती है। जब ये लोग मिलते हैं तो ऑक्सीडाइज बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाती है। और प्लस वाटर, ये वाटर का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखती हूँ, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडाइज क्रोमोजन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो चुकी है तो उसका जो कलर जो है वो वहाँ पे हमारे पास जो है वो कलर शो करना शुरू करता है। वो जो होता है ना वो कलर्ड होता है। क्रोमोजन वैसे तो कलरलेस केमिकल है, लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका वो कलर शो करता है। तो जैसे जितना कलर उसका डार्क होता जाएगा, इट मीन्स कि उसके अंदर उतना ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज जो है वो मौजूद है उसके यूरिन के अंदर। समझ आ रही है बात ये बहुत, या दोबारा इसको रिपीट करूँ? आखिरी पार्ट फिर से रिपीट करिएगा प्लीज। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि देखो हमारे पास ये टेस्ट स्ट्रिप होती है। टेस्ट स्ट्रिप के अंदर दो पार्ट्स हैं, पेपर और एक पैड है। हमने जो वो पैड एरिया जो है उसके अंदर क्या कहते हैं, दो यूरिन सैंपल लिए। यूरिन सैंपल के अंदर हमने दोनों को अलग अलग जो है वो डिप किया। जो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज है उसका कैसे पता चलता है कि वो जो कलर जो होता है ना उसका वो चेंज हो जाता है पैड का, और जितना कलर उसका डार्क होता रहेगा इट मीन्स उसके अंदर उसके उतनी ही ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज की जो है वो अमाउंट मौजूद है, मकदार जो है वो मौजूद है। और अगर इसका कलर जो है नहीं चेंज होता तो इट मीन्स उसके अंदर ग्लूकोज नहीं है, कि मतलब पेशेंट जो है वो डायबिटिक नहीं है। अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो इट मीन्स कि उसके यूरिन में जो है वो ग्लूकोज नहीं आएगा, क्योंकि इतने ही ज़्यादा कभी कभार ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर बॉडी में इतने ज़्यादा ग्लूकोज मौजूद होता है कि वो यूरिन के साथ जो है वो आता है बाहर, सही है। तो जब डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो उसका तो वो कलरलेस ही रहेगा जो पैड है। और जब जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स इट कंटेन्स ग्लूकोज इन इट, सही है। और फिर उसके हिसाब से जो है वो पता चलता है कि कितना कलर चेंज हुआ है, यानी कितनी जो है उसके अंदर जो है अमाउंट मौजूद है ग्लूकोज की। होता क्या है, ये बेसिकली ये जो पैड है उसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स एंजाइम्स, सही है। इमोबलाइज एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो कि मूव नहीं करते, और वो एंजाइम्स कौन से हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज है हमारे पास और पेरोक्साइड है, ये दो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया। और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक और क्या होती है, एक और चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है, वो होता है कलरलेस केमिकल इस पैड के अंदर, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। कलरलेस केमिकल जो है वो है क्रोमोजन, उसका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है जब वो ऑक्सीजन से मिलता है, पानी के अंदर जाता है, तो वो ऑक्सीजन से मिलने के बाद क्या प्रोवाइड करता है आपको, ग्लूकोनिक एसिड प्रोवाइड करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोवाइड करता है। ये दो जो है उसके बाई प्रोडक्ट सारे होते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्योंकि फिर वो क्या करती है, पैड पे जाके क्या काम करता है, ये रहा, ये पैड पे जाने के बाद वो क्रोमोजन से जो है रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज। ये देखो मैं यहाँ पे नीचे दोबारा बना देती हूँ। हमारे पास दो बाई प्रोडक्ट्स निकले थे, सही है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था ग्लूकोज ने, तो हमारे पास क्या निकला था, ग्लूकोनिक एसिड और
हाइड्रोजन पर ने क्रोमोजन से मिलके राइटिंग बस ऐसी ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये जो क्या होता है कि पेरोक्साइड जो है वो इसको क्रोमोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब मिलते हैं तो उसको क्रोमोजन को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। और क्या दूसरा आता है हमारे पास, एक तो हमारे पास फिर क्या आता है, इसको मैं थोड़ा सा और इधर लेके जाती हूँ। हमारे पास क्या निकला, ऑक्सीडाइज क्रोमोजन निकला जो कि कलर्ड होता है। सही है, और वाटर, ये हमारे बाय प्रोडक्ट आ गई। सही है, बेसिकली जो हमें जो फोकस करना है वो इस पे करना है कि ऑक्सीडाइज क्रोमोजन जो होता है वो होता है कलर्ड होता है। सही है, अब आ गया समझ? जी जी। इस तरह से जो है वो इस स्ट्रिप का जो कलर है वो चेंज होता था उसके पैड का कलर। अब वो जिस हिसाब से चेंज होता है कि जितना उसका कलर डार्क होता चला जाएगा, इट मीन्स के उतना ही जो है वो उसके अंदर मतलब ग्लूकोज जो है वो मौजूद है। अब ये किस तरह से काम कर रहा होता है कि ये जैसे कि ये नीचे मैं पैड बना रही हूँ, ग्लूकोज ऑक्सीडेज है हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर। सही है, सही है, पेरोक्साइड है। और क्या है हमारे इसके अंदर, क्रोमोजन। ये तीन चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। ये क्रोमोजन आ गया, ये हमारे पास आ गया जस्ट एक रफ समय इसका डायग्राम। ये हमारे पास पेरोक्सीडेज आ गई, ये हमारा पैड है। ठीक है, तो हमने जब यूरिन के अंदर हमने इसको जब डिप करा है, ये यूरिन है आपका सारा, तो अब ग्लूकोज अगर उसके अंदर है तो ग्लूकोज क्या करेगा, वो उस पर जाके ग्लूकोज ऑक्सीडेज में जाके जब फिट होएगा तो फिर वहाँ पे एक काम होता है कि वो ग्लूकोनिक एसिड निकालता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालता है। जब ये इसमें जाके फिट हो गया, जैसे ये हमने बना दिया जैसे एक रफ सा, ठीक है, ये ग्लूकोज इसमें फिक्स हो गया जाके। अब क्या होगा कि ये दो चीज़ें निकालेगा, प्रोवाइड करेगा, जो कि है ग्लूकोनिक एसिड, ये आपका आ गया ग्लूकोनिक एसिड। सही है, और दूसरा आपके पास आ गया ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन क्या कहते हैं, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे ये जो काम कर रहा होता है ना कि ये जो ऑक्सीजन जो जा रही होती है, वाटर यहाँ पे निकल कर आ जाता, जब ये इसमें जाके फिट होएगा ये ग्लूकोनिक एसिड और वाटर का जब रिएक्ट करेंगे यहाँ पे पेरोक्साइड से, ये इनसे जाके फिक्स होगा। अब ये सिग्नल्स देंगे, अब ये क्या करेंगे, ये वाटर वो करेंगे और मॉलिक्यूल निकलेगा, और फिर एक और मॉलिक्यूल निकल रहा है यहाँ पे हमारे पास, वो है किसका, ऑक्सीजन का। अब वो ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर जाएगी किससे, क्रोमोजन से। क्रोमोजन से जब रिएक्ट करेगी तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। जब ऑक्सीडाइज कर देगी तो वो कलर जो है वो हो जाएगा, यानी जो अभी तक कलरलेस जो था वो कलर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब लेकिन ये होता क्या है, इट्स अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है ये, लेकिन ये कि मतलब ये कैसे सेमी क्वांटिटेटिव है ये भी बताते हैं अभी हम आपको। क्योंकि इसमें होता क्या है, एक और चीज़ क्या है कि मैंने अभी बताया था पॉइंट कि हायर द कलर हायर द ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द यूरिन।
ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन यूरिन, सही है, जस्ट एक वो लिखा है। अब एक जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये सेमी क्वांटिटेटिव कैसे है, कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्लूकोज की जो है मेजरमेंट जैसे बताई गई है कि ये इसने में कलर्स दिखाए में, जैसे एक होता है ना कि कैसे बताऊँ इसको समझाने के लिए, कि कलर जैसे मतलब वो चार्ट दिया हुआ होता है ना कि चार्ट है जैसे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कि इतना अगर जैसे कलरलेस है तो फिर इसका मतलब है नेगेटिव है, थोड़ा सा डार्क हुआ जैसे मतलब ज़रा सा डार्क हो गया तो वो इसका मतलब है कि इसकी 100 mg DLS की, फिर इसके बाद थोड़ा और डार्क हो गया कलर तो इसका मतलब है 300 है, और ज़्यादा डार्क हुआ इसका मतलब है इसके अंदर 1000 है इसकी क्वांटिटी, और अगर से ज़्यादा हुआ क्योंकि उन्होंने जिस तरह से क्वांटिटीज़ दी हुई हैं वो उस हिसाब से वो कर रही होती हैं, तो इसका मतलब है 3000 है। अच्छा, लेकिन अगर जैसे अगर जो स्ट्रिप जो शो कर रही है वो 1000 वाला है कलर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 1000 ही हो गई उसके अंदर जो उसकी क्वांटिटी, इट कुड बी 2200 mg/dl, सही है, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है वो नहीं बताता। ये जो टेस्ट है इसी वजह से जो कहते हैं जो एग्जैक्ट जो होता है क्वांटिटी बता रहा होता है वो आपका बेसिकली वो ग्लूकोमीटर जो बताता है वो आपका ब्लड ग्लूकोज सैंपल्स के ज़रिए जो है वो बता रहे होते हैं। अब इसी वजह से उसको जो है ज़्यादा प्रेफर कराया जाता है और इसको क्या कहते हैं, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। यहाँ तक आ गया हम समझ? कलरीमीटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जी, हम कलरीमीटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम ग्लूकोमीटर यूज़ करते हैं ना, कौन सा इस्तेमाल नहीं करते? कलरीमीटर जो अब्जॉर्बेंस वैल्यू नहीं देता कलर्स को, वो ये कलर्ड वाला ही तो है मेजर स्ट्रिप का। करता है। ये तो ग्राफ वाला है ना, एक होता है जो मशीन करती है आपके लिए। आप उससे जो भी कलर देंगे वो उसके अंदर लाइट पास करेगी या फिर जितनी भी अब्जॉर्बेंस होगी वो आपको दे देगा। हाँ, लेकिन नहीं, उसमें अभी तक जो बताया जाता है वो कहते हैं कि जो बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जो आपकी जो ग्लूकोमीटर जो आपका वो कर रही होती है ना चेक, जी जिसको बायोसेंसर कहा जाता है, जी। वो बेसिकली जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि वो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए एग्जैक्ट अमाउंट सही बता देती है। हाँ सही। क्योंकि कलर्स में ये है कि वो एक हद तक जैसे मतलब होता है कि इतने से इतने तक का जो है उन्होंने एक कलर रखा हुआ होता है, तो वो सेमी क्वान्टिटेटिव ही रहेगा। समझ आ गई? सही जी। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, क्योंकि वो मैं ये इसके आगे जब बताऊंगी ना तो समझ जाएगा कि वो वाली प्रेफर क्यों करी जाती है। बेसिकली ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो होती है ना वो उसी को सही इस वजह से भी ज़्यादा माना जा रहा होता है क्योंकि वो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो बता रहा होता है। वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है फॉर द पीपल हु आर ब्लड फोबिक के, जो उनको ब्लड से जो है वो ज़्यादा डर लग रहा होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा अजियतनाक होता है, जैसे ये कहना चाहिए। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्लड निकलता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट जो है वो आपको एक्यूरेट वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, अमाउंट बता देते हैं कि इतनी अमाउंट है आपके उसके अंदर। क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए जिस तरह से वो मशीन काम करती है उसके अंदर क्या होता है, वो बेसिकली दो चीज़ों पे के ज़रिए जो है उसको बायोसेंसर जो है ना उसको क्या कहते हैं कि वो बायोसेंसर दो चीज़ों के ज़रिए बनता है। बायोसेंसर उस मशीन को हम कहते हैं, एक उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होती है, टेस्ट स्ट्रिप होती है। ये दो चीज़ें हमारे पास उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब उसमें क्या कहते हैं, उस पर क्या होता है, हमारी मशीन जो होती है उसके अंदर क्या बना हुआ है, जैसे मैं बताती हूँ अभी इसको। ये हमारे पास उसके अंदर डिस्प्ले है एक, ये हमारे पास आ गया डिस्प्ले, ये हमारे पास आ गया एम्पलीफायर, और फिर ये जो है हमारे पास ये आ गई ये इलेक्ट्रोड्स, सही है। ये हमारी मशीन के अंदर का है जो बेसिकली जो है वो मैकेनिज़्म जो है वो इस तरह से चल रहा है। फिर उसके पास एक साथ में अटैच होती है इलेक्ट्रोड वाली साइड पे, इसको कहते हैं हम टेस्ट स्ट्रिप। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा जो है वो ब्लड सैंपल का एरिया है बहुत। यहाँ पे हमारे पास जब ब्लड आता है टेस्ट स्ट्रिप पे तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इट कंटेन्स ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम अगेन,
अब क्या होता है यहाँ पे कि वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है वो ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, और वही अगेन जो प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा था हाइड्रोजन पर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गई थी वो चीज़? बिकॉज ग्लूकोज ऑक्सीडेज था ना हमारे पास यहाँ पे एंजाइम है। जी। अगेन ऊपर जो हमने पढ़ा है वही चीज़ है सारा। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ग्लूकोनिक एसिड के अंदर। और ग्लूकोनिक एसिड और किसके अंदर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पर के अंदर। ये हमारे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन पर जो रिलीज़ होती है वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यहाँ पे पुश करती है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करके बेसिकली ये जो हाइड्रोजन पर है उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और जाके वो इलेक्ट्रोड्स पे जो है वो करते हैं, सिग्नल्स देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो फिर जो है क्या करते हैं? वो मूव अलॉन्ग करते हैं, कहाँ पर जनरेट करते हैं, क्या करते हैं? करंट। जो करंट जो है फिर वो यहाँ पे एम्पलीफायर जो है वो फर्दर जो है उसको वो करता है, आगे जाके इंक्रीज़ करता है सिग्नल्स को। एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल्स को इंक्रीज़ करता है। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? वो मूव करते हैं, जनरेट करते हैं करंट को। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हाइड्रोजन पर से निकल के जा रहे थे टेस्ट स्ट्रिप्स के ज़रिए इलेक्ट्रोड्स पे, इलेक्ट्रोड्स क्या काम कर रहे थे? वो मूव कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे किसको? करंट को। और जो करंट जो है वो कहाँ जा रहा था? वो एम्पलीफायर में जा रहा था, और एम्पलीफायर क्या कर रहा था? फर्दर इंक्रीज़ कर रहा था सिग्नल्स को। अब जब वो फर्दर से इंक्रीज़ कर रहा था सिग्नल्स को, तो फिर ये जो मेजरमेंट जो होती है सारी, कि अगर जैसे 7.2 है या जो भी है, वो सारी की सारी यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो डिस्प्ले पे आ जाती है। समझ आया? अब ये देखो मैं एक जैसे वो करती हूँ कि यहाँ पे आपका हाई ब्लड ग्लूकोज है, फिर उसके बाद क्या होता है? जितना ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन हाई होगी उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन पर जो है वो आएगी, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन पर आएगी वो कितने ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करेगा। अब उतने, ये मैं इसका वो बना देती हूँ जैसे मोर के, मैंने वो किया कि जितना हाई ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन होगा उतना फिर वो हाई जो है उतनी ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन पर आएगी, उतनी जितनी हाइड्रोजन पर आएगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो क्रिएट होगा। अब फिर क्या होता है कि मेजर जो है वो मेजरमेंट जो है वो भी उतनी ही आई, जाहिर सी बात है हायर आएगी रीडिंग भी उसकी। आया समझ? जी। आ लिया? अब तक तो कंफ्यूजन नहीं है ना? अब तो इसमें अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना था अभी तक का, वो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 15, और चैप्टर नंबर 15 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ, गायब कर देते हैं हम यहीं से। हमारा चैप्टर 15 जो है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेसिकली जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एक साथ एक कोऑर्डिनेशन के तरह, मतलब मीनिंग टुगेदर जो है ना वर्क करना है बेसिकली। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्किंग टुगेदर इज़ अ कोऑर्डिनेशन। सही है? हाँ, मैं लिख देती हूँ इधर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी working together
अब होता क्या है, जैसे कि ये किस तरह से काम कर रहा है कि चलो, अब यहाँ पे हमने जैसे कि हमारी आइज़ हैं, हम जा रहे हैं, हमने कुछ भी जैसे अच्छा खाने पीने के लिए देख लिया, हमें भूख लग रही है, हमने चॉकलेट देख ली, या हमने क्या कहते हैं केक देख लिया, पिज़्ज़ा देख लिया, जिसको जो चीज़ पसंद है उसको कंसिडर कर सकता है। मैं यहाँ पे पीस ऑफ अ केक बना रही हूँ, सही है। हमारी लाइट पड़ी किस पे, कोई भी खाने की भी चीज़ पे, और फिर वो रिफ़्लेक्ट करी हमारी आइज़ पे और हमने उसको देखा। अब होता क्या है कि वो जो हमने देखा है ना, उसको बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि वो जो रिफ़्लेक्ट करके जो सनलाइट जो है वो हमारे आइज़ ने जो डिटेक्ट करी है, अब वो हमारे सिग्नल्स पे जाता है कहाँ, ब्रेन में। अब ब्रेन किस तक पहुँचाता है, स्टमक तक, सही है। एक रफ सी मैंने डायग्राम बनाई। अब जब स्टमक तक ये सिग्नल पहुँचता है कि सामने ये चीज़ है, सो आवर स्टमक ग्राउल्स एंड रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस। अब वो कहेगा भाई ये तो चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहेगा हाँ ठीक है भाई कुछ करना है। ये वाला जो सीन है, सारी चीज़ें मिलके एक साथ काम कर रही हैं, क्योंकि हमारे स्टमक ने तो नहीं देखा ना उसको, हमारे हाथों ने नहीं देखा, देखा किसने, आँखों ने, सही है। आँखों ने देखा, सिग्नल किस तक पहुँचाया, ब्रेन तक, ब्रेन ने कहाँ पहुँचाया, स्टमक तक। अब स्टमक ने कहा भाई ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो खानी है। ये वाला जो सीन है, सारे कोऑर्डिनेशन जो है ये हमारी बॉडी जो है वो करती है। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही पढ़ेंगे। एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे एक और, जैसे हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था ना, कि एड्रेनलिन जो होता है वो कौन सा है, फाइट और फ्लाइट का जो हार्मोन होता है। हम जैसे एक नॉर्मली जा रहा है कोई भी बंदा, रास्ते में उसने जैसे मतलब ये बंदा है नॉर्मली जा रहा है, अभी उसका हार्ट रेट कितना है, 70 बीट्स पर मिनट। एक नॉर्मली जो है वो उसकी, वो सुकून से अपने काम से काम रखता हुआ जा रहा है, फिर उसने रास्ते में अचानक से उसने एक डॉगी आ गया, या कोई भी एक मतलब गन रख दी किसी ने उसके सर पे, या कुछ भी XYZ जो भी कोई उसने स्केरी चीज़ देख ली। अब उसका क्या होगा, अचानक से अभी तक जो उसका क्या था, हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट। अब उसके ब्रेन को सिग्नल मिला, क्या रिलीज़ हुआ, हार्मोन रिलीज़ हुआ, और उसने क्या किया, इफ़ेक्ट किसको करा, उसने इफ़ेक्ट करा आपके हार्ट को, सही है। 120 बीट्स पर मिनट। अभी तक जो आपका हार्ट जो 70 बीट्स पर मिनट जो वो कर रहा था, अब क्या हुआ, देखा हमारी आइज़ ने था ना, हमारे हार्ट ने तो नहीं देखा था। अब हमारी आइज़ ने देखा स्टिमुलस को, और फिर उसके बाद क्या हुआ, सिग्नल पहुंचाया ब्रेन तक, और फिर ब्रेन ने हार्ट तक, ये, और फिर हार्ट बीट रेट जो हमारा वो बढ़ गया। ये क्या होता है, ये सारी कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी की। अब इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ अ सिग्नल। अब सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं, बेसिकली दो मेन जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक है एंडोक्राइन, वाह वाह कुर्बान जाऊँ क्या हो रहा है एंडोक्राइन से ज़्यादा कुछ और अलग लग रही है ये चीज़ मुझे। एक हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अभी हमने पीछे लकीली थोड़ा सा पढ़ लिया था, कि जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, सही है। एंडोक्राइन glands are the hormones that releases हार्मोन। ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये मेरे शॉर्ट फॉर्म्स में जाके कोई इस तरह से पेपर में मत लिख कर आए प्लीज़, आप पूरा पूरा लिखिएगा। दैट रिलीजेस हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल सिग्नल्स। जैसे कि हमारे पास है ये पेनक्रियाज है, हमने यही पढ़ा था ना, इंसुलिन वगैरह का, इंसुलिन ग्लूकागॉन वगैरह ये सब वो कर रहा होता है। ये पेनक्रियाज आपका आ गया, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो रिलीज़ क्या करता है, हार्मोन्स को।
और ये हमारे आ गए टारगेट सेल्स। ये अब टारगेट सेल्स है। अब वो क्या होगा, वो जो हार्मोन जो हैं वो उधर जाएंगे और उस पर उसको सिग्नल्स देंगे कि अच्छा ये काम करना है। तो जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 14 में कि जैसे कि इंसुलिन प्रोडक्शन जो होती है, इंसुलिन जब ज़्यादा रिलीज़ करते हैं बीटा सेल्स करते हैं ना, ये अल्फा सेल्स करते हैं, कौन से सेल्स करते हैं? इंसुलिन बीटा नहीं करते? बीटा करते हैं ना, ये तो सवाल पूछ रही हूँ, कंफ्यूज कर रही थी। बीटा ओ सेल्स अच्छा। करते हैं। अच्छा, ग्लूकागॉन या तो फिर क्या कौन सा करते हैं? अल्फा सेल्स करते हैं, सही है। तो होता क्या है कि इंसुलिन अगर रिलीज़ करनी है, इंसुलिन रिलीज़ करते हैं अगर पेनक्रियास, तो वो उसका जाता है टारगेट सेल्स पे। और टारगेट सेल्स कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे? क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? किसको इंसुलिन टारगेट करती है? कहाँ गए? हम्म, स्केलेटल मसल्स और लिवर कहाँ गायब हुए हैं सारे? भूल गया था। दोनों के दिमाग गायब हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट सेल्स जो हो गए, टारगेट ऑर्गन जो है वो हमारे पास क्या है? वो है लिवर है, सही है। जो क्या करता है? दैट रिस्पॉन्ड। यहाँ पे सेल लिख दूँ, ऑर्गन लिख दूँ। रिस्पॉन्स टू द हार्मोन। अब जैसे एक और चीज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एक और क्या चीज़ हो सकती है? हमने इसकी ले ली, पेनक्रियास की ले ली, और हमने और पीछे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एड्रेनालिन का पढ़ा था ना, हार्मोन है ना एड्रेनालिन, है कि नहीं है? जी जी। आलिया, 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 हम्म, कहाँ गायब हैं? समझ आ रहे हैं? 2 बार जी बोली आपको अच्छा सुन। अच्छा, सही सही, सॉरी जी। यार। ठीक है, देखें, एड्रेनालिन का भी हमने पढ़ा था। एड्रेनालिन क्या क्या कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है ना? नहीं, यस। क्या करता है, फिर कौन करता है बताएं आप? एड्रिनल ग्लैंड करता है। फिर क्या करता है? अच्छा ये बताएं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज, ये बताया मुझे। दूसरे हॉर्मोन्स रिलीज करता है। हाँ हाँ, कौन सा करता है, यही तो पूछना चाह रही हूँ। आज यही तो मसला है। आज मैं अब मैं सिर्फ कंफ्यूज करा करूँगी, बताएं क्या रिलीज करता है? हम्म, अभी पिछले उसमें पढ़ा है, क्लास में पढ़ा है हमने। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास क्या रिलीज करता है? मुर्तज़ा, आलिया। एडीएच हार्मोन। यस, एडीएच हार्मोन रिलीज करता है। मुर्तज़ा फिर से भूल गए? मैं दोनों कंफ्यूज होकर बैठा हुआ था। यही तो कंफ्यूजन करनी है क्लियर सारी। अब देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एडीएच हार्मोन रिलीज, सही है। अब वो किसको अफेक्ट करेगा? टारगेट क्या है हमारे पास? किडनीज। ये किडनी को। किडनीज के अंदर, अब आलिया आप जवाब मत दीजिए कि किडनीज में एडीएच किस पे खाली जो अफेक्ट करता है, ये बताएं मुर्तज़ा। किडनीज में एडीएच क्या? किस पे अफेक्ट करता है जाके खाली? आपके रिसेप्टर किस में मौजूद हैं इसके ब्लैडर। खाली? इसके रिसेप्टर, एडीएच के रिसेप्टर किसके अंदर मौजूद हैं, ये बताएं। गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर किडनीज के अंदर कैसे है? मुझे नहीं पता। मुझे गॉल पता है ब्लैडर एडीएच तो जो ना आपका वो एंटी वाटर डायरेटिक कंसंट्रेशन को हार्मोन चेंज होता करता है। है। एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, एडीएच इज एंटी। डायरेटिक हार्मोन जो वाटर की रेटिक कंसंट्रेशन को चेंज करता हार्मोन। है आपके यूरिन में। हाँ, सही है। अब जी। देखें, अब आलिया आप बताएं अगर आपको पता है तो। वो आई थिंक डी लूपोफेनले या तो डीसीटी में होता है। खाली सिर्फ डीसीटी के अंदर होते हैं इसके, सही है। ओके। डीसीटी भी नहीं, ओफो, डीसीटी नहीं, कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी मैं खुद भी वो हो कलेक्टिंग। गई। एक सेकेंड, या मेरे पास आ गई कलेक्टिंग डक्ट। सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं खाली एडीएच के रिसेप्टर्स। मैंने पहले भी बताई थी इस चीज़ को कि बाकी के एडीएच से सिर्फ काम इसी वजह से कर रहा होता है क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त ज़्यादा वो कर रहा होता है कि जब बॉडी की जो चीज़ों को रेगुलेशन का काम करता है ना, सिर्फ क्योंकि अगर बाकी सब जगह भी उसके रिसेप्टर्स मौजूद होंगे
तो वो तो एक्सेस में मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसका वो एक्सेस हो जाएगा ना, तो वो सिर्फ हर जगह नहीं बल्कि सिर्फ उसके रिसेप्टर सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मौजूद होते हैं, बाकी सारी जगह पे नहीं होते उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, समझ आ गया। अब जैसे एक और चीज़ है यहाँ पे कि एक स्टिमुलस है, उसको ये चैप्टर थोड़ा बहुत उन चीज़ों से कनेक्टेड है असल में। हमारे पास यहाँ पे आ गया एक स्टिमुलस, उसको रिसेप्टर ने उसको जो है वो डिटेक्ट करा, और रिसेप्टर ने क्या किया, ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम उसका कर रहे हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम का कर रहे हैं। तो रिसेप्टर क्या करेगा, क्या करेगा, सिग्नल्स भेजेगा ना। सिग्नल किस तरह भेजेगा, सिग्नल भेजेगा हार्मोन्स के ज़रिए, हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। जस्ट मैं उल्टी सीधी टेढ़े मेढ़े सारे वो बना रही हूँ कि उन्होंने हार्मोन्स जो है वो केमिकल सिग्नल्स जो हैं वो रिलीज़ करे किसके अंदर, हार्मोन्स किसके ज़रिए ट्रैवल करते हैं, ब्लड स्ट्रीम। यस, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये हमारी आ गई ब्लड स्ट्रीम, ये इसके अंदर सारे हमारे आ गए हार्मोन ब्लड के अंदर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हार्मोन जो है वो ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये हमारा है ब्लड, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो है क्या कहते हैं, टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, इनके रिसेप्टर्स होते हैं मौजूद। अब वो जाके जब सिग्नल उनको मिलेंगे, वो सिग्नल रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा कि मतलब जो उनको जब सिग्नल्स मिलेंगे तो वो उसको फिर क्या होता है, टारगेट सेल्स जो है वो फिर आगे से उसको रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को। यहाँ पे हमारे था स्टिमुलस, ठीक है, उसको रिसेप्टर ने रिसीव किया, फिर क्या उसने वो रिलीज़ किया, उसने हार्मोन्स रिलीज़ किए इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो वहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ गए, वो टारगेट ऑर्गन के पास चले गए। उधर जो क्या कहते हैं रिसेप्टर ने उनको रिसीव किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि अच्छा ये काम करना है। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा किसी बच्चे की पिटाई लगानी है, मैं कैसे पिटाई लगाऊंगी भाई, मुझे सिग्नल पता चले आएगा ना कि ऑर्डर आएगा, देखो भाई ये बच्चा नहीं सुन रहा है, इसकी पिटाई लगा दो। होता है घर में कभी कभार, हमारे देसी घरों में तो यही होता है। तो बस यही वाला सीन है कि ऊपर से ऑर्डर आता है, जहाँ से जब ऑर्डर आएगा तो पिटाइयाँ लगेंगी। जब तक कोई रिस्पांस उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब तक कोई आगे से स्टिमुलस जो है वो नहीं मिलेगा। सही है, हार्मोन्स जब तक नहीं आके पैगाम पहुँचाएंगे तब तक वो आगे से अपना रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो बेसिकली ये जो है ना सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है। सही है, इसी वजह से, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है उसमें कनेक्शन नहीं है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। अब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके पास, वो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज़ करता है, अब बताइए आलिया। वो एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, एड्रेनालाइन हार्मोन। सही है। अब मैं यही चाह रही थी, अभी एड्रिनल उसने क्या रिलीज़ किया स्टिमुलस को देख के, जैसे कि उसने क्या रिलीज़ किया हमारे पास एड्रिनलिन। क्या हुआ, सही है, एड्रिनल ग्लैंड ने रिलीज़ किया स्टिमुलस, हम रिसीव किया यहाँ पे, जैसे एक स्टिमुलस बना रही हूँ मैं खाली। सही है, कोई भी खौफज़दा सा आप कुछ भी वो बना लें, जैसे आपने यहाँ पे स्टिमुलस था, एड्रिनलिन ग्लैंड ने जो है उसको वो किया। अब फिर क्या रिलीज़ किया उसने, एड्रिनलिन जो है वो उसने रिलीज़ किया। एड्रिनलिन ने क्या किया, एड्रिनलिन बाइंड्स टू द यस कार्डियक सेल्स। सही है, अब फिर क्या हुआ इसके रिस्पॉन्स में,
जब वो उसके रिसेप्टर ने उसको रिसीव कर लिया तो फिर इन रिस्पॉन्स क्या हुआ कि इंक्रीज इन हार्ट रेट, सही है। अब नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ तक का समझ आ गया? या दोबारा जी। समरी दूँ इसकी? आलिया समझ आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली काम किस तरह से कर रहे होते हैं। ये हमारे पास स्टिमुलस है, कोई भी बहुत तेज़ तेज़ चलाना चाह रही होती हूँ मैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम चला गया अभी, लेकिन मैं अगर सवालात नहीं करूँगी ना, मुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे चल रहा है सब कुछ। ये हमारे पास अगेन क्या आ गया, ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, रिसेप्टर सेल्स। अब मैं यहाँ पे डेंड्राइट्स बना रही ये हूँ। क्या सेंसरी न्यूरॉन का, हाँ ठीक है। हाँ, सेंसरी न्यूरॉन्स है ना ये, सही कहा। ये हमने बहुत एक कबाड़ सी राइटिंग, वो क्या कहते हैं, डायग्राम है, लेकिन जैसी भी है समझ आ जाएगा, बस इतना मुझे पता है। इसकी सेल बॉडी आ गई, सही है। ये किस तरह से क्या कहते हैं, ये रिसेप्टर सेल्स हैं, उन्होंने रिसीव किया और फिर आगे जो है वो ट्रांसमिट कर दिया, क्या कहते हैं, सिग्नल को। अब मैं यहाँ पे एक ख़राब सा स्टार, कीड़ा, कुछ भी समझ लो, न्यूरॉन, ये रिले न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने रिसीव किया सिग्नल को, ठीक है। अब फिर आगे उन्होंने किस पर ट्रांसफ़र कर दिया, आगे इफेक्टर सेल्स मोटर। में। अच्छा। हाँ, इफेक्टर सेल्स कौन से हैं, मोटर न्यूरॉन हैं, सही। अब दोबारा एक कबाड़ सा हम कर देते हैं, जैसे एक रफ सी डायग्राम है, लेकिन है ऐसा। ये सेल के सिग्नल सारे जो हैं वो यहाँ से हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। इनके अंदर बल्ब्स होते हैं। अब ये हमारे पास किस में ट्रांसफ़र हो गया, ये इफेक्टर सेल्स में। तो ये टारगेटेड ऑर्गन जो है इफेक्टर सेल्स हैं। या फिर उस पर क्या होता है, फिर ये जब सारा अगेन क्या कहते हैं, जब स्टिमुलस को जो है वो रिसेप्टर सेल जो है वो रिसीव करते हैं, तो न्यूरॉन्स जो क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, या नर्व इम्पल्स को, या इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को। ये सारे काम क्या कर रहे होते हैं, और फिर इसके पास किसके पहुंचाते हैं, ये इफेक्टर सेल्स को पहुंचा देते हैं। अब इसके अंदर देखें, अब डायरेक्ट कनेक्शन है इनमें, है ना, ये किसी ब्लड स्ट्रीम के ये थ्रू होते हुए नहीं जा रहे, तो इनमें क्या होता है, रिस्पॉन्स जो है वो तेज होता है। फास्ट होता है। यस। अब एक और चीज़ है आगे, हाँ, हम जैसे अब अगर इनका डिफरेंस देखें, तो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का और नर्वस सिस्टम का, तो अगर हम सिग्नल्स देखें तो इसके सिग्नल्स क्या हैं, हार्मोन्स, इसके क्या हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ऊपर स्पीड अगर देखी जाए तो इसकी स्लो है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है, और दूसरे की जो है वो फास्टर है,
क्योंकि वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है विद इन सेकेंड्स। अब फिर क्या है, अब लेकिन क्यों ज़रूरत है अगर हम देखें कि भाई जब फास्टर भी वही है, सही है ना, क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो फास्टर भी है और एफिशिएंट भी ज़्यादा वही है, तो फिर क्यों हमें जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम की जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है उन रिस्पॉन्सेज को दैट डो नॉट नीड टू बी इमीडिएट रिस्पॉन्ड, कि जिनमें जैसे कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देना होता। अगर जैसे कि आप लाइक ग्रोथ देख लें, अगर हार्मोन्स जो हैं वो उसमें काम करते हैं, स्लो ग्रोथ में काम कर, मतलब यानी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं कि अगर जैसे अगर प्यूबर्टी जल्दी हो जाएगी तो फिर एजिंग भी जल्दी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो वो जो स्लो जो इफेक्ट जो होता है वो एफिशिएंट भी होता है, और फिर लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ क्या होती है, एटीपी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना इसके अंदर, इसी वजह से क्योंकि वो स्लो जो है वो काम कर रहा होता है, उसके अंदर ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है बेसिकली। समझ आ रही है? दोनों को आया है समझ ये वाला पॉइंट? नहीं आया? मुर्तज़ा? जी आया। हाँ, एटीपी रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों के अंदर जो है वो, इसमें बस फ़र्क है खाली, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, उन रिस्पॉन्सेज में कोऑर्डिनेट करता है दैट डो नॉट नीड टू बी इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब लेकिन यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर फिर अगर हम देखते हैं, नर्वस सिस्टम पे जो हम पढ़ रहे थे वो बेसिकली दो हिस्सों में फिर से अगेन डिवाइडेड है, दैट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर देखें नर्वस सिस्टम में, खाली शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, खाली नर्वस सिस्टम जो है वो दो में डिवाइडेड है, दैट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन एंड अ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू, दैट आर द क्रेनियल नर्व्स that are especially basically connected to the brain। सही है, यहाँ पे पूरा लिख दो, डायरेक्ट ब्रेन ना समझ जाए ना, कनेक्टेड टू ब्रेन, सही है। और फिर दूसरा हमारे पास क्या है, स्पाइनल नर्व्स that are connected to the spinal cord। ठीक है, अब हम जैसे इसमें यह बताते हैं, जैसे इसको एक डायग्राम रफ सी में कर देती हूँ, ये हमारे पास आ गया, ये एक ब्रेन है, ये हमारे पास आ गई स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सड़ी सी मैं बना रही हूँ, कोई मसला नहीं है। ये हमारा अभी तक जो ब्लू से बनाया है वो क्या है, वो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या था, ब्रेन था, और दूसरे क्या थे, स्पाइनल कॉर्ड थी। और फिर उसके बाद अगेन अगर मैं इसका जैसे इससे जो नर्व्स निकल रही हैं जो कनेक्टेड हैं टू द ब्रेन, ये कौन सा आ गया, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हो गई, सही है। दैट आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। और फिर दूसरी हमारे पास क्या आ गई, अगेन ये हमारे पास आ गई स्पाइनल नर्व्स, ये सिंगल होती है वैसे तो, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो कनेक्टेड हैं, वो कौन सी हैं, वो हमारे पास हैं स्पाइनल नर्व्स। अब फंक्शन इनका क्या है, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, सही है। जो कि बाद में भी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं हम। अब होता क्या है, ये सवाल है कि क्या नर्व्स को जो है वो हम लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से। एक सवाल आता है ना जहन में कि क्या ये नर्व्स को हम देख सकते हैं आँखों से। अगर हम एक बंदे का कट कर देते हैं, आलिया एंड मुर्तज़ा, कहाँ गए, जवाब ही नहीं। हाँ, नर्व्स को देखा जा सकता है क्या आँखों से? हाँ। यस, राइट, बिकॉज नर्व्स आर मेड आउट ऑफ अ टिश्यूज़। ये जैसे एक, अब इसका मैं कलर चेंज करूँ कैसे, चलो, ये नर्व जो है ये नर्व टिश्यू है हमारे पास। ये मैंने नर्व टिश्यू ड्रॉ कर दिया। ये बेसिकली हम उस वक्त ज़्यादा देख सकते हैं कि ये होती हैं डीप। अब मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, क्या ठीक, हुआ? शायद पहले मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। नहीं आ रही थी, अभी आई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, हम उसको कब देख सकते हैं, बेसिकली उस वक्त देख सकते हैं जब सर्जरीज हो रही होती हैं, तो वो डीप इनसाइड द बॉडी जो है वो हमारे पास नर्व की जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्योंकि ये नर्व टिश्यू है, ये मैंने जो ड्रॉ करा हुआ है ये नर्व टिश्यू है हमारा, सही है। दैट इज़ मेड आउट ऑफ अ सेल्स। और वो सेल्स कौन से हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कौन से सेल होते हैं? दैट मेकअप द नर्व। हमारे पास अब जो है वो 3 किस्म के जो हैं वो न्यूरॉन्स थे, जो मैंने ऊपर ड्रॉ कर चुकी हूँ पहले से। कहाँ गए? इधर आओ मोहतरम, ये रहे। हमारे पास 3 टाइप्स के जो है वो न्यूरॉन्स थे। सेंसरी न्यूरॉन्स, जिस सेंसरी से क्या आ गया हमारे पास, सेंस, जो कि बेसिकली जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, सॉरी ये वाला रिले न्यूरॉन्स, सही है। रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं, रिले का मैं लिख देती हूँ आगे। जैसे ये हमारे पास ए, अच्छा, ए हमारे पास थे सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि हमारे पास सेंस का काम कर रहे थे। फिर बी हमारे पास आ गया रिले न्यूरॉन्स। हमारे पास रिले न्यूरॉन क्या काम करते हैं, टू कनेक्ट और टू रिले। सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या हुआ अभी मेरे पास, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, कोई बताएगा मुझे? मुर्तज़ा एंड आलिया, चलो ये तो ख़त्म हो गई है मीटिंग। अभी हम आगे बाद में वो करेंगे।